बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद मंशा तारक विरक साहब हैं, जो कि आम लोग पार्टी के यूएई के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ये इनकी सेकंड टर्म है और ये यहाँ पे लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। और आज हमारे साथ ये इसी सियासी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुबारकबाद कि आपको दूसरी बार जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा मिला है। ये जो सियासी पार्टी जिसको आपने ज्वाइन किया है, इसका मुख्तसर सर अगर तारुफ हो जाए तो इसकी बेस क्या है, इसका मकसद क्या है? जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। सबसे पहले तो इस बात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना अप्रिशिएट किया कि मैंने आम लोग पार्टी के लिए आम लोग पार्टी में जिस तरह से मैं सेकंड टर्म में मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ। जहाँ तक आम लोग पार्टी का बनाने का मकसद है वो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौमी असम्बली की बात अगर करें तो इतनी सीटें नहीं हैं जितनी इस वक्त पार्टियां जो बन चुकी हैं, और उनमें से आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा पार्टी जो है वो ज़्यादातर पेपर में ही मिलेंगी आपको। बाकी जो 10 या 15 पार्टी जो है वो आपको ग्राउंड पे काम करती हुई नज़र आएंगी। आम लोग पार्टी बनाने का बेसिक मकसद मुझे इसमें सबसे खूबसूरत लगा वो ये था कि इनका का सारा जो फोकस है वो आम लोगों पे है। और इसका जो जैसा कि इन्होंने नाम रखा हुआ है आम लोग पार्टी के, आम लोगों की ही वाहिद जमात है। आप पाकिस्तान में घूम फिर कर भी देख लें या पूरा सियासी सिनेरियो देख लें, उसमें आपको कोई भी पार्टी ऐसी नज़र नहीं आएगी जो कि किसी एक शख्सियत या किसी एक तबका या किसी एक कह लें कि मखसूस कौमियत किस्म की जो उसके महवर के गिर्द उसी महवर के गिर्द वो घूम रही होती हैं। और उनका एक उसमें शख्सी नज़रिया होता है कि जी मैं पार्टी का लीडर हूँ, ये मेरा नज़रिया है और आप सब इसको फॉलो करें, आए हमारा साथ दें, इस तरह का नारा होता है। कोई भी आपको पार्टी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये कहेंगे कि ये भाई आम लोगों की या हम सब की जमात है, हम सब का जो नज़रिया होगा, जो जिस नज़रिए पर हम सब मुतफिक होंगे उसी को हम लेकर आगे चलेंगे। तो ये है इस पार्टी को बनाने का मकसद। मैं आपके जो मंशूर है उसको मैं देख रहा था कि आपके पास जो टीम है जो आने वाले वक्त में अगर आपके पास इक़्तिदार आता है, अलबत्ता ये बहुत बैद है अभी बात, कि आपके पास ऐसी टीम है जो उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। मईशत है, बिजली है, सेहत है, तालीम है, कि आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इन तमाम चैलेंजेस से निबरत आजमा हो सके। अगर हम देखते हैं कि हम एक बनी बनाई टीम लेकर आ जाएं और उसके कहें कि ये हमारे पास टीम है, ये हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं, आएँ जी हमको इस टीम को सिलेक्ट करें और इस टीम को एक ऐसा मुकाम दें जिसमें आकर ये आपकी खिदमत कर सके, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा कुछ मकसद उन लोगों से हट के है। हम एक तरह की एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो एक्सपर्टीज़ लोगों के पास है वो अपनी एक्सपर्टीज़ को लेके आए। मतलब कुछ भी हम रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देना चाह रहे, हम एक सोल्यूशन तख्लीक करना चाह रहे हैं। मैं गवर्नमेंट इदारे में काम करता था तो वहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह आते थे इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको हमारे जो सीनियर होते थे ना, वो उनको एक लिहाज से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। वो कहते हैं कि ये लोग एनर्जेटिक होते हैं, इनके पास आइडियाज़ होते हैं। हम जो सीनियर्स होते हैं हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते, हमारे पास सिर्फ एक्सपर्टीज़ होती है। इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, इनके पास आइडियाज़ हैं और काबिल अमल आइडियाज़ जो होते हैं इनको आप प्रमोट करेंगे, आप अपनी एक्सपर्टीज़ इनके साथ शेयर करें और एक ऐसी टीम बिल्डअप होगी जो कि आगे चलकर आपको एक नया विजन, नया मुस्तकबिल मतलब। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अलबत्ता इसमें से सवाल निकलते हैं लेकिन हम आगे चलते हैं। मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं हूँ। मैं आपकी पार्टी में क्यों शामिल हो जाऊँ? मैं आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करूँ? मुझे ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा? देखें, अफलातून की आप एक फेमस मिसाल जानते हैं कि आम लोगों का सियासत से दूर रहने का जो एक नुकसान होता है वो यही होता है कि आपसे कम तर और इस तरह के लोग जो नाअहल लोग होते हैं वो उठकर आपके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर देते हैं और आप वो आपको दबाना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपने सवाल किया कि मैं इस पार्टी में क्यों आऊँ। ये सवाल मैं अपने आप से भी कर चुका हूँ कि मैं इस पार्टी में क्यों आऊँ। उसका जवाब सबसे बेहतर यही है कि मैं एक आम बंदा हूँ, ठीक है, और
मैं बातों की हद तक एक बहुत बड़ा सियासतदान हूँ, ठीक, लेकिन क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता अगर मेरे पास कुछ ऐसा एक अच्छा हल या ऐसे अच्छे ख्यालात हैं तो मैं इनको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर उनको अमली शक्ल देने की कोशिश करूँ जहाँ पर मेरी आवाज़ सुनी जाए, जहाँ पर मेरी आवाज़ की अहमियत हो। तो आम लोग पार्टी ने आपकी आवाज़ सुनी है। आम लोग पार्टी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी आवाज़ सुना सकता हूँ। तो यही बेसिक वजह है कि इस पार्टी में आप क्यों आए या मैं क्यों आऊँ। आम लोग पार्टी का जो बुनियादी दफ्तर है वो पाकिस्तान में गालिबन गुजरांवाला से है जी। मुल्क से बाहर जो एक आम तौर पर तंजीम साजी की जाती है, उसका जो अब तक जो मकसद देखा गया वो यही है कि जब कोई लीडर मुल्क से बाहर आए तो उसको एक प्रोटोकॉल दिया जा सके, वो लोगों को इकट्ठा कर सके। तो क्या आपकी पार्टी का भी यही मंशूर होगा, आपकी पार्टी का भी यही मोटो होगा कि अगर आपका जो लीडर है वो मुल्क से बाहर आता है तो आप उसको प्रोटोकॉल देते हैं, आप उसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं? इसके अलावा क्या इसका कोई और फ़ायदा है? जैसे कि हम वोट नहीं दे सकते, जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, तो मुल्क से बाहर तंजीम साजी करने का फ़ायदा क्या हुआ? मैंने जो ज़ाती तजर्बा यहाँ पर मुशाहिदा किया है वो ये मुझे सामने आया है, उसका नतीजा जो है कि समुंदर पार पाकिस्तानी जितने भी हैं वो एक बाशऊर पाकिस्तानी हैं। उनमें सियासी जो सूझबूझ है वो मेरा मुशाहिदा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मैं समझा हूँ वो सियासी सूझबूझ जो है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले के मुकाबले में मुख्तलिफ है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसकी वजह क्या है, आप ऐसा क्यों समझते हैं? पंजाबी की मिसाल है कि छप्पड़ का डड्डू। तो उससे जब हम बाहर निकलते हैं, उससे आपने एक दायराकार से जब बाहर निकलते हैं और एक्सपोजर हासिल करते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। आप वर्ल्ड लेवल की जो चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो यहाँ पर आते हैं बैरून मुमालिक में, उन्होंने तरक्की को अपनी आंखों से देखा होता है और उनका जो एक एक्सपोजर बन चुका होता है, उनको पता होता है कि तरक्की किस तरह होती है और तरक्की के सम्राट क्या होते हैं। पाकिस्तान में रहने वाला बंदा तरक्की का नाम तो सुना होता है, उसने मीडिया पे तरक्की, उसके असल सम्राट से कभी वो मुस्तफीद नहीं हुआ होता। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उनका जो शऊर उनसे मुख्तलिफ होता है। बाकी आपने प्रोटोकॉल की बात की, तो जैसे हम पाकिस्तानी हैं और जैसा हमारा लीडर है और जैसे आम लोग पार्टी है वैसे ही हमारा आम सा एक बंदा लीडर है। जितना हम प्रोटोकॉल दे सकेंगे इंशाल्लाह हम उसको देंगे, और जितने हम प्रोटोकॉल के काबिल हैं, जितना हमें वहाँ पर मिलता है उतना ही हम उनको देते हैं। मुल्क की सियासत में आप अमली शक्ल में कब दाखिल हो रहे हैं? अमली शक्ल में सर हम दाखिल हो चुके हैं ऑलरेडी। हम पाकिस्तान में ये जो अपनी पार्टी है इसको रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। रजिस्टर्ड करवाने का मकसद ही यही होता है। तकरीबन 2 साल पहले रजिस्टर हो चुकी है और इंशाल्लाह हमें जल्द जो है वो पार्टी का एक इंतखाबी निशान मिलने वाला है, उसके लिए कोशिश हो रही है। इस वक्त गैर जमाती बुनियादों पे, क्योंकि आपके अभी नेशनल लेवल पे किसी भी किस्म की किसी इलेक्शंस में आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी तक आपकी नुमाइंदगी कितनी है? नेशनल लेवल पे हम ग्रास रूट लेवल पे अपने जो ऑफिसेज बना रहे हैं और जो बल्दियाती लेवल के जो लोग हैं उनको पार्टी में मोटिवेट, पार्टी में आने के लिए दावत दे रहे हैं। जो कि बल्दियाती लेवल के लोग, वो मेरा इशारा उनकी तरफ है जो रियल अवामी नुमाइंदे होते हैं। बाकी आपने बात की कि अभी तक हमने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो ऐसी बात नहीं है। जो लास्ट बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं हम उनमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और गुजरांवाला से और 3 और जगह है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है उन हल्कों का नाम, लेकिन गुजरांवाला से हम ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप मुल्क की सियासत का जो रुख है वो किस तरफ देख रहे हैं? मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। जैसे कि सबसे मेन जिसको हम एक नॉमिनेट कर सकते हैं वो ये है कि पनामा लीक्स हैं। इस वक्त हमारे सियासत का जो एक हॉट केक है वो सबसे ज़्यादा इशू इस पे बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे फैसला दे चुकी है, 60 दिन का भी क्या कहा जा चुका है। आपको लगता है कि 60 दिनों के बाद भी कुछ ऐसा होगा जो मुल्क की सियासत को उसका रुख बदल सकता है, या आपको ये लगता है कि सारा कुछ प्लांटेड है, सारा कुछ प्री प्लान है, कुछ बदलने वाला नहीं है? देखें, अगर आप एक एक इशू की बात करेंगे तो हमारी जो मुल्की सियासत है उसमें शुरू से ही एक ऐसा होता है कि जब कभी भी जो हुकूमती जमात होती है उसकी कश्ती किसी
भंवर में फंसती है तो वो इसी तरह का कोई ना कोई एक हवा खड़ा कर देते हैं। हवा या कोई ऐसा इशू खड़ा कर देते हैं कि पिछला इशू जो है वो दब जाता है, नया इशू जो है वो खड़ा हो जाता है। उससे क्या होता है कि लोगों की तवज्जो जो होता है वो हट जाती है असल मामले की तरफ से, और ये एक सियासी गेम चलती रहती है। और ये सियासत का मैं समझता हूँ कि जो हमारा करंट सिनेरियो है उसमें सियासत का हिस्सा बनी हुई है। बाकी पाकिस्तान की जो सियासत है ओवरऑल, उसमें मैं ये देखता हूँ कि अगले इलेक्शन जो हैं, अगले से अगले इलेक्शन जो होते हैं ये आपको फैसला करने में मदद देते हैं। और जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं उसमें अगर जो अभी पाकिस्तान के सियासी सिनेरियो बन रहा है उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो सियासी सिमत है उसका तयन हो जाएगा। आप ये किस बुनियाद पर कह सकते हैं? ये इस बुनियाद में मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से अभी जमातों के साथ इश्यूज सामने आ रहे हैं, जैसे कि हुकूमती पार्टी के साथ आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी बाशूर हो चुकी है कि वो चुनाव के मामले में किसी सियानत का मुजाहरा कर सकती है? सर ये बिल्कुल यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो अभी सिनेरियो बन रहा है और जिस तरह के सियासी हालात जा रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में ये एक फ़ैसला आपको सामने नज़र आ जाएगा कि हमारी आवाम जो है वो कितनी बाशऊर हो चुकी है। क्योंकि ये चीज़ जो होती है ये हम एक अगर अपना एनालिसिस करते रहें तो सम टाइम एनालिसिस से बिल्कुल अपोजिट जो नतीजे सामने कहा जा सकता है क्योंकि अपसेट हो सकता है। हाँ, अपसेट होने के मैं इसीलिए इस किस्म की तवक्को कर सकता हूँ कि कोई ना कोई बड़ा अपसेट जो है वो हो सकता है। सोशल मीडिया से आपका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है जी, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि मजहबी रुझानात का जो एक सिलसिला है सोशल मीडिया पे, बेसब्री का, तफरक़ेबाज़ी का और तकफ़ीरियत का, ये क्यों बढ़ रहा है? इसकी क्या वजह है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर बंदे को बोलने का मौका मिल गया है। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा अगर अपने समाजियात में जाएं तो वहाँ पर अगर वाइज अपना वाइज कुछ लोगों को सामने बिठा कर दे रहा होता है तो कोई भी उठकर खड़ा होकर कोई क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके सामने बड़े से बड़ा भी कोई मुफक्कर या कोई आलम या स्कॉलर कुछ लिख रहा है, कुछ बोल रहा है, तो लोग जो हैं मेरे जैसे एक आम बंदा भी जो है ना वो उठकर सवाल उस पर जड़ देता है और उसको उसका जवाब देना पड़ता है। अदरवाइज अगर वो जवाब नहीं देता तो, और ये एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव ट्रेंड है। और कुछ लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा तो उसमें आकर तकफ़ीरियत भी हो रही है। लेकिन इस तकफ़ीरियत या इसकी कोई मैं नहीं समझता कोई हैसियत है या कोई लेकिन मसला ये है कि इस तकफ़ीरियत के ये जो ट्रेंड है ये कई लोगों की जान ले चुका है। आपके सामने हालिया वाक़यात ऐसे हैं, पे दर पे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया से लिंक करता है कि कुछ लोगों के मामलात में दूसरे लोगों ने गलत प्रोपोगंडा किया, खबरें फैलाईं और जिसकी वजह से लोगों ने इश्तिआल में आके किसी को मार दिया, किसी को कत्ल कर दिया। तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया से लिंक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अख्तियार है लोगों का वो गलत हाथ में जा रहा है। नहीं, इस पे सोशल मीडिया को आप सारा कसूरवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल तो किया जा रहा है और सोशल मीडिया को एक इल्ज़ाम तराशी का ज़रिया भी बनाया जा रहा है। लेकिन हमारा जिस तरह का सामाजिक घुटन का जो हाल हुआ है उसमें आकर आप कुछ छोटे से छोटा भी इशू बना दें और जहाँ पर देखें एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है तो उस वक्त समझदार लोग भी जो थे उस हुजूम का हिस्सा बनकर अपने सूझबूझ जो है ना वो पस से पुश डाल देते हैं या बिल्कुल मेरे ख्याल में खो देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्या उसको सोशल मीडिया काउंटर कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अब लोगों का जो ट्रस्ट है वो कुछ इस तरह से है कि उसमें पार्टीबाजी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो चुकी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया को अब हम कह सकते हैं कि एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है। उस पर आप मैं कुछ भी बोलना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप हो भी सकता है कि आप पेड हों या मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो टेलीविज़न हैं वो मखसूस पार्टी के साथ टैग किए जाते हैं कि ये जो चैनल है ये फ़लाँ पार्टी को उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ये चैनल है फ़लाँ पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो इस तरह के दोनों इश्यूज़ में जब किसी भी पार्टी का या किसी चैनल का झुकाव एक पार्टी की तरफ होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा जो एक प्रोटेस्ट है वो सोशल मीडिया पे आ रहा है। मतलब सोशल मीडिया इस बात को हाईलाइट करता है कि ये काम गलत हो रहा है, यहाँ पे काम
जो है वो एक चैनल का झुकाव इस तरफ जा रहा है। तो मैं इस वाले से कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो एक जिसकी जो उसकी गलतियां हैं जिसको हम कह सकते हैं, उनको पॉइंट आउट करने में सोशल मीडिया का किरदार आप समझते हैं कि पॉजिटिव है? जी, सोशल मीडिया का किरदार बिल्कुल पॉजिटिव है, इस मामले में है, क्योंकि सोशल मीडिया मैं अगेन कहूँ कि एक आज़ाद मीडिया है और इस चीज़ को कबूल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी करने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इवन यहाँ तक कि सोशल मीडिया की ही खबरों को कभी कभी हाईलाइट भी करता है और इनसे कभी कभी गाइडलाइन भी लेता हुआ देखा कि बल्कि आज तो ऐसा है कि सोशल मीडिया एक लीडिंग मीडिया बन चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका ट्रेलिंग मीडिया बन चुका है। बहुत खूब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जनाब मोहम्मद मंशा तारिक वर्क साहब के साथ एक मुख्तसर सी लेकिन बड़ी जामी गुफ्तगू हुई है और हम इंशाल्लाह दोबारा भी इनके साथ मिलते रहेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ इजाज़त चाहेंगे। सर, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपके सामने चंद नाम लूँगा, आपने उन नामों के जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ के साथ जो है वो उनको एक्सप्रेस करना है। शख्सियात के नाम लूँगा मैं, आप उनको अच्छा बोलें बुरा बोलें, या आप पे डिपेंड करता है। इमरान खान एक लीडर है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ लीडर नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एक ऑफिसर कह सकते हैं, ऑफिसर माइंड का बंदा। नवाज शरीफ एक सियासतदान है, एक एवरेज लेवल का सियासतदान कह सकते हैं। आसिफ अली जरदारी एक बहुत ही ज़ेरक किस्म का सियासतदान समझ। मौलाना फजलुर रहमान इब्नुल वक्ती करने वाला बंदा है। मोहम्मद आसिफ हमारे एक प्यारे दोस्त हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, हम जैसे आम लोग। आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम।